मेरी शादी एक पागल आदमी के साथ हो गई। मेरे पति को किसी भी तरह से कुछ पता नहीं था। उनका दिमाग तो जैसे बिल्कुल बच्चों जैसा ही था। शादी की पहली रात को जब मेरे पति मेरे कमरे में आए, तो पहले तो उनकी हरकतें मुझे बड़ी अजीब सी लग रही थी और मुझे उनसे डर लग रहा था। पर जब उन्होंने मेरे साथ सुहाग रात मनाई, तो मुझे पता चला कि वो तो मेरा नाम रोशनी है। मेरी शादी के दिन मुझसे ज्यादा खुश तो शायद ही कोई था। मुझे अपनी शादी को लेकर इतनी ज्यादा खुशी थी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। और हो भी क्यों ना, आखिर हर लड़की और लड़के का सपना होता है कि की शादी एक अच्छे इंसान से हो। और उस दिन का हर किसी को इंतजार रहता है। मैंने अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर नए नए सपने जो देखे थे, वह पूरे होने वाले थे। लेकिन मेरी सारी खुशी तब मातम में बदल गई जब मुझे पता चला कि मेरा पति तो पागल है। वह तो एक बच्चे से भी कम दिमाग वाला है। और यह बात मुझे अपने फेरों के वक्त पता चली, जब मेरे सास ससुर उसे हर बात कह कह कर ही काम करवा रहे थे और मेरा हाथ मेरे पति रमेश के हाथ में थमाया और उसके साथ मेरा गठबंधन करते हुए उसे जबरदस्ती मेरे साथ फेरे दिलवाने लगे। यह सब देखकर मेरा मन इतना उदास हो गया, जितना मानो अगर धरती फट जाए तो मैं उसके अंदर चली जाऊं। मुझे बार बार अपने घर वालों पर गुस्सा आ रहा था और इस दुख के कारण मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे घर वालों ने ऐसा पति मेरे लिए आखिर क्यों तलाश किया, जबकि हम दो बहनें थीं। मेरी बड़ी दीदी की शादी 2 साल पहले ही एक अच्छे इंसान से हो गई थी और वह तो सरकारी नौकरी भी करता था और हमेशा दीदी का हर समय ख्याल रखता था। लेकिन फिर मेरे साथ ही ऐसी नाइंसाफी क्यों? मैं तो बार-बार अपने माता-पिता को कोस रही थी। आखिर इस पागल आदमी के साथ शादी करके वह लोग मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे थे? मैं चाह कर भी अपनी शादी रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि वहां पर इतने लोग इकट्ठे हो गए थे कि मुझे यह सब करते हुए बहुत बुरा लग रहा था। मेरे माता-पिता ने शायद मेरे जीवन के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मुझे उन लोगों की इज्जत का ख्याल था और उन लोगों की इज्जत के बारे में सोचते हुए ही मैंने कोई फैसला नहीं किया और उस पागल इंसान के साथ शादी कर ली। शादी के बाद बड़ी ही धूमधाम से मेरा ससुराल में स्वागत किया गया। मुझे उस स्वागत के सारे रंग फीके लग रहे थे, क्योंकि जो मेरी शादी का अहम मकसद था, वही बेकार हो गया। तो मुझे इस शादी की धूमधाम से क्या मतलब? मेरे पति को सब लोग कह कह कर हर काम करवा रहे थे, खाना खिलाने से लेकर पानी पिलाने तक एक बच्चे के जैसे ही कर रहे थे। सारी रस्मों रिवाजों के बाद मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगी कि बेटा, मेरा बेटा रमेश दिमागी हालत से ठीक नहीं है और यह सब बातें हमने तुम्हारे माता पिता से पहले ही बोल दी थी। उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई, इसीलिए हमने तुम दोनों की शादी करवाई। अब तुम्हें ही रमेश का ख्याल रखना होगा। जिस प्रकार मैं उसे एक बच्चे की तरह पालती पोसती हूँ, तो तुम्हें भी उसी तरह उसका ख्याल रखना होगा। और हम लोगों ने डॉक्टर से भी बात कर ली है। इसकी दवाइयाँ चल रही हैं। वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। यह सब दुख भरी बातों के बीच मुझे एक आशा की किरण जगी, जब मेरी सास ने कहा कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। मुझे लगा कि शायद मैं इस अंधकार से निकल जाऊंगी और मेरे मन में यह ख्याल आने लगा कि देरी से ही सही, लेकिन रमेश अगर ठीक हो जाता है तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन मेरे मन में अपने माता-पिता को लेकर इतनी नफरत भर गई थी कि जब मैं भी मेरे पीहर जाने की बात होती, तो मैं पूरी तरह से टूट जाती।
और मैं वहाँ नहीं जा पाती, क्योंकि मुझे बार-बार वही सब दिखाई देने लग जाता कि आखिर उन लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा था। खैर यह सब बातें सोचने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और कुछ लड़कियों ने मुझे घूंघट के साथ मेरी सुहाग सेज के ऊपर बैठा दिया। मुझे तो सब पता था कि इस रात क्या होने वाला है, और इस रात का हर लड़की का ख्वाब होता है कि वह अपने शौहर के साथ इस रात को अच्छे से एंजॉय करे। लेकिन मुझे तो अपनी सारी बातें समझ में आ चुकी थी। मुझे तो बस पता था कि मेरे पति के आने के बाद मुझे बच्चों की तरह उसे समझाकर सुलाना ही होगा। इसके ज़्यादा और हो भी क्या सकता है? लेकिन यह सब उल्टा तब हो गया जब मेरे पति ने आने के बाद मुझे एक अच्छे पति होने का फर्ज निभाते हुए अच्छी तरह से मेरे साथ सुहागरात मनाई। मैं सुहागरात मनाने के बाद जितनी खुश थी, उतनी ही एक मन में शंका भी चल रही थी कि आखिर एक बच्चे जैसे दिमाग वाला इंसान इतना सब कैसे जानता है। वह मुझे बिल्कुल ऐसे ही प्यार दे रहा था मानो वह कभी मंदबुद्धि था ही नहीं। उसे तो हर एक बात का पता था। लेकिन सवेरे जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी सास मेरे पति को दूध पिला रही थी, और वह भी बच्चों के जैसे लाड दुलार करके। यह सब देखकर तो मैं और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रात भर मेरे साथ प्यार भरी सुहागरात मनाते समय मेरे पति को देखकर जरा भी नहीं लग रहा था कि यह किसी भी तरह से बच्चों जैसे दिमाग वाला है। लेकिन अभी इसका बिल्कुल ही दिमाग बदल चुका है। मुझे तो दाल में काला नजर आने लगा था। लेकिन खैर, मैंने सोचा कि हो सकता है यह सब वहम हो, और मैं अपने मन में यह सब सवाल लाते हुए अपने घर के काम में लग गई। अब तो यह सब रोजाना होने लगा था। रात होते ही मेरा पति बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लग जाता और एक अच्छे पति की तरह ही मुझे प्यार करता और मेरे साथ प्यार भरी बातें करता। उसे बातें करने के बाद जरा सी नहीं लग रहा था कि एक मंदबुद्धि इंसान है। मैंने काफी बार अपने पति से इस बारे में बात करने की भी सोची कि आपको दिन के समय क्या हो जाता है। लेकिन मेरे पति से जब भी मैं यह सवाल करती तो वह बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाते, और इसी डर से अब मैंने उनसे यह पूछना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे सास ससुर इस वजह से गुस्सा हो जाते थे। उन्हें लगता था कि अपने पति को मैं परेशान करती हूँ। फिर एक रोज मेरे पिताजी मुझे लेने के लिए आए। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे सास ससुर ने बोला कि यह तुम्हें लेने आए हैं, तो 2 दिन के लिए तुम चली जाओ। फिर मैं अपने पिताजी के साथ मेरे पीहर आ गई। यहाँ आने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन लोगों ने जो मेरी जिंदगी के साथ किया था, वह मैं चाह कर भी नहीं भुला पाती थी। तभी मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगी कि बेटा, मुझे माफ कर दो, हमारी मजबूरी थी। इतना कहते ही वह कमरे से बाहर चली गई। अब तो मैं और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। एक तो मुझे रमेश की चिंता खाए जा रही थी कि वह रात के समय कुछ और होता है और दिन के समय में कुछ और होता है, और यही मेरी माँ भी मेरे सर पर हाथ रखकर यह बात बोल गई, जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ऐसी कोई ना कोई बात जरूर है जो यह लोग मुझसे छुपा रहे हैं, और इन सब चीजों के बारे में मुझे पता करना ही होगा। खैर, मैंने अपनी माँ और पिताजी से इस बारे में काफी पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब तो मुझे जो कुछ भी जानना था अपने ससुराल से ही जानना था, क्योंकि मेरा सारा मुद्दा वहीं से शुरू हुआ था। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपना बैग पैक किया और जाने की तैयारी करने लगी। तभी मेरी माँ और पिताजी कहने लगे कि तुम्हें तो
2-4 दिन के लिए लेकर आए थे। तुम आज ही वापस जा रही हो। तभी मैंने उन लोगों से कहा कि मेरा जाना ज़रूरी है और वैसे भी रमेश को मेरी ज़रूरत है। इसलिए इतना कहकर मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना ज़रूरी है, तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। और मेरे पिताजी मुझे अपने ससुराल में छोड़कर वापस चले गए। अब तो मैं हर समय उन लोगों की हर बातों पर नज़र रखने लगी कि कहीं न कहीं से मुझे कोई सबूत मिले तो मैं पता करूँ। तभी एक रोज़ मैंने देखा कि मेरी सास मेरे पति से कह रही थी कि आज रात को मेरे कमरे में आना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी मैंने सोचा कि ज़रूर इन लोगों को किसी राज के बारे में ही बात करनी होगी, तभी तो रात के वक़्त कमरे में बुला रहे हैं। तभी मैंने प्लान बनाया कि इन लोगों की बातें सुनने का इससे अच्छा मौका कोई भी नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बिस्तर के ऊपर कुछ तकिए लगाए और ऊपर चादर लगा दी, ताकि सबको लगे कि मैं सो रही हूँ। और मैं अपनी सास-ससुर के कमरे में छुपकर बैठ गई। उसके बाद मेरे पति और मेरी सास-ससुर उस कमरे में जाकर बातें करने लगे। जिसके बाद जो मैंने सुना, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा पति तो बिल्कुल आम इंसान की तरह बात कर रहा है। उसके तो पागल होने का आस-पास भी नज़र नहीं आ रहा है। वह तो एक अच्छे लड़के की तरह बात कर रहा था। लेकिन उन लोगों की बातें मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं घर से बाहर निकल गई। मुझे वहाँ अचानक वह लोग देखकर घबरा गए और पूछने लगे कि तुम यहाँ कैसे? तभी मैंने अपनी सास का हाथ पकड़ा और कहा कि यह सब क्या भद्दा मजाक है। और वैसे भी मुझे शक तो तभी हो गया था जब रमेश ने मेरे साथ नए जीवन की शुरुआत की थी। अब क्या तुम लोग अपने मुंह से ही सब कुछ बताओगे? तभी मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा, इस सब के पीछे हमारी कोई गलती नहीं है। दरअसल हम भी किसी कारण की वजह से मजबूर हैं। मुझे उन लोगों की बात समझ में नहीं आई। तभी मेरी सास कहने लगी कि 2 साल पहले रमेश कॉलेज में जब पढ़ाई करता था, तो उसके दोस्त ने किसी लड़के का मर्डर कर दिया और सारा जिम्मा रमेश के ऊपर डाल दिया। जबकि रमेश तो बिल्कुल बेकसूर था, लेकिन सारे सबूत रमेश की तरफ इशारा कर रहे थे। इसीलिए रमेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे उम्र कैद होने वाली थी। तभी रमेश ने पागल होने का नाटक किया और इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो हम लोगों ने डॉक्टर को पैसे देकर खरीद लिया और उससे कहा कि आप लोग भी इसे मंदबुद्धि साबित कर देना। और जब सारी बातें हम लोगों ने डॉक्टर से बताई, तो वह राजी भी हो गए। इसलिए पुलिस वालों को सबको लगा कि रमेश मंदबुद्धि है और यह सब लोगों के सामने मंदबुद्धि होने का नाटक करता है। और इसका यह मर्डर का केस अभी तक चल रहा है। जब तक पूरी तरह से रमेश बाइज्जत बरी नहीं हो जाता, तब तक इसे मंदबुद्धि होने का नाटक करना ही पड़ेगा, ताकि कोई भी इस पर सवाल न उठाए और यह पुलिस की हिरासत में भी ना जा पाए। यह बात हम लोगों ने तुम्हारे माता-पिता से पहले ही कर ली थी और अच्छा खानदान है। जब मेरा बेटा बाइज्जत बरी हो जाएगा और यह बेकसूर साबित हो जाएगा, उसके बाद यह अच्छे से रहना शुरू कर देगा। जब यह बात मैंने सुनी, तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि इतने अच्छे इंसानों के ऊपर मैंने कैसे इतना बड़ा शक कर लिया। फिर मैंने रमेश के सामने हाथ जोड़ लिया और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। आप लोग मुझे बता देते, तो मैं इतना बड़ा शक कभी ना करती। फिर मैंने जी जान लगाकर रमेश को बेकसूर साबित करने की कोशिश की और
मेरी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ सही हो गया और रमेश बेकसूर भी साबित कर दिया गया। अब मैं और रमेश अपने नए जीवन में अच्छे से खुशहाली से रह रहे हैं और मेरे मन से अपने माता-पिता को लेकर जो नफ़रत थी, वह भी दूर हो चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।